हाँ बच्चे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के अंदर हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया था, हेलोजिनेशन। फर्स्ट स्टेप पढ़ा था बच्चे, हेलोजिनेशन। किसी बच्चे को हेलोजिनेशन में कोई डाउट है तो बोले। हम्म किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो उसके मैकेनिज्म वगैरह में, क्योंकि उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए बच्चे, रिएक्शंस। देखिए बच्चे, रिएक्शंस। बच्चे, am I ऑडिबल? हाँ बच्चे, सेकंड रिएक्शन लिखिए कंबशन। आगे लिखिए बच्चे, क्लास क्लास में हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन, अब आती है बच्चे कंबशन। तीन चार पांच, तीन चार पेज छोड़ दो। कंबशन, हेलोजिनेशन तो क्या था केमिस्ट्री क्लास में, और क्या किया था? मैं क्या सबसे लास्ट टॉपिक पे हेलोजिनेशन पढ़ा था। पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जिसका मैकेनिज्म पढ़ा था। हाँ वही, उसी को तो हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजन, आयोडीन हेलोजन ही तो है। कंबशन। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, अगर आपके पास, हम एल्केन का पढ़ रहे हैं, कोई भी एल्केन है उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये होता है कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन में हमेशा CO2 और H2O ही मिलता है। कंप्लीट कंबशन में हमेशा CO2 और H2O ही मिलता है। ठीक है, आप किसी का भी कर दो, प्लस में O2 गिव CO2 प्लस H2O। अब आप इन्हें बैलेंस कर दीजिए, ये 5, ये 13/2 हो गया। अभी हम एल्केन का पढ़ रहे हैं, कंप्लीट भी हो सकता है उसका, कंट्रोल्ड भी हो सकता है। कंट्रोल्ड कंबशन में हम कोई ना कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं। कंट्रोल्ड कंबशन में हम कोई ना कोई क्या डालते हैं बच्चे, कैटलिस्ट डाल देते हैं। कैटलिस्ट डालने से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे CH4 में अगर मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, MO का मतलब, MO2O3 का मतलब है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड डाला, तो बच्चे ये जो है ये H फॉर्मल डिहाइड बनाता है, HCHO, मिथेनल या फॉर्मल डिहाइड। मिथेनल कह दीजिए या फॉर्मल डिहाइड, बात एक ही है। किसकी बच्चे? मॉली, MOLY, मॉली, बड, BD, बड, एनम, ENUM प्लस H2O। अगर मैं इथेन में CH3 में
ऑक्सीजन डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO का होल ट्वाइस। हाँ, ये कंप्लीट कंट्रोल्ड कंबशन है। कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब है हम कैटलिस्ट डालकर, खुद रिएजेंट डालकर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैटलिस्ट डालकर या रिएजेंट डालकर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बच्चे? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये एसिडिक एसिड बना देता है। क्या बना के देता है बच्चे? एसिडिक एसिड। इथेनॉइक एसिड कह दीजिए, एसिटिक एसिड कह दीजिए, बात एक को ही है। इथेनॉइक एसिड क्या बच्चे? इसका नाम है मैंगनीज एसिटेट। मैन मैंगनीज एसिटेट, इसका नाम है बच्चे मैंगनीज एसिटेट। मतलब अगर मैं कंट्रोल कोई कैटलिस्ट नहीं डालूंगा, अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, कोई कैटलिस्ट नहीं डालूंगा, तो बच्चे क्या मिलेगा? CO2 और H2O। अगर मैं कैटलिस्ट डालता हूं तो कैटलिस्ट डालने के बाद आपके एनसीईआरटी में बस 3 एग्जांपल गिवन है अनकंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल वाली के। एक तो ये है, एक ये है, एक इथेनॉल बनाने का है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनाने का है। इसमें क्या होता है बच्चे? अगर आपके पास ये कंपाउंड है, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इसका आपने ऑक्साइड, ये KMnO4, KMnO4 को कहते हैं बच्चे बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर पोटेशियम, KMnO4 को कहते हैं बच्चे बेयर्स रिएजेंट, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बच्चे? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये H की जगह OH, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? इस H की, H और C के बीच में O घुसेड़ देता है। ये प्रोडक्ट मिलता है। कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में, कंप्लीट द रिएक्शन आते हैं पेपर में कि अगर मैंने इसमें ये डाला तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट लिखने होते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि कंट्रोल रिएक्शन के एग्जांपल लिखो, नहीं, कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन देगा। या आपसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिख देगा, प्रोडक्ट लिख देगा, रिएजेंट पूछेगा। रिएक्टेंट लिख देगा, प्रोडक्ट लिख देगा, आपसे रिएजेंट पूछेगा। मॉलिब्डेनम का O स्मॉल है, ये वाला O3 वाला O बड़ा है।
हो गया। लिखिए बच्चे आगे, आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट है बच्चे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। हाँ, उसका नाम है मैंगनीज एसीटेट। आइसोमर क्या होते थे बच्चे बताओ? हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे आइसोमर क्या होते थे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट फॉर्मूले प्रॉपर्टी दो, है ना। जैसे अगर आपके पास है CH3 CH2 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 CH3, इसमें आपने एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, तो क्या होता है बच्चे, ये अपने आइसोमर बनाने लग जाता है। आइसोमर बनाने का क्या मतलब है बच्चे, कि ये CH3 यहां से कोने से टूट के कहीं भी लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यहां लग गया, ठीक है, या फिर यहां पर थर्ड कार्बन भी लग जाएगा। तो इन सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की काउंटिंग सेम है। आइसोमर वो कंपाउंड होते थे जिसमें एटम्स की काउंटिंग सेम रहे, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हो जाए क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन प्लस नहीं मतलब ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, दोनों लिखने हैं भाई प्लस। जैसे यहां पर H2 माइनर था, यहां पर H2 ना लिखो तो चलेगा, लेकिन यहां दोनों लिखने हैं। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन समझते हो, बेंजीन बनाने वाली। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है बेंजीन बनाना। एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, एनहाइड्रस AlCl3/HCl। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन मतलब बेंजीन बनाना। अगर आपके पास हेक्सेन आ जाए, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन समझते बच्चे, 6 कार्बन का एल्केन, सीधा 3 4 5 6। अगर हम इसमें, अगर हम इस कंपाउंड में Cr2O3 डाल दें या V2O5 डाल दें या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 डाल दें, MO2O3 at 773 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure, 10 to 20 atmospheric pressure, तो ये बेंजीन बना लेता है।
तो ये क्या बना लेता है बच्चे, बेंजीन बना देता है। CH3 CH2 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 CH3 में अगर हम Cr2O3 और V2O5 और MO2O3 डाल दें एट 773 केल्विन 10 से 20 एटमॉस्फेयर पे, तो वो बेंजीन बना लेता है। तो वो क्या बना लेता है बच्चे, बेंजीन। वैनेडियम ऑक्साइड, सेवन 73 केल्विन, 773 केल्विन। हम्म लिखिए बच्चे, रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम मतलब बहुत ही गर्म पानी। एल्केन अगर 2 तारीख तक, 3 दिन छुट्टी है बस, न्यू ईयर पे 31/1/2, एट हाई टेम्परेचर, हीट किया ना, स्टीम का मतलब है सुपर हीटेड वाटर, ये स्टीम है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, क्या होता है बच्चे, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे CH4 को अगर आप सुपर हीटेड स्टीम से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या होता है, CO+H2। बाकी आप इसे बैलेंस कर लीजिए, हो गया बैलेंस, CO+3H2 बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे पायरोलिसिस। नहीं, अलग अलग रिएक्शन चल रही है, ये केमिकल रिएक्शन है अलग अलग। Oxidation was the second reaction. This is the third reaction. This is the fourth reaction. This is the fifth reaction, and the sixth one is pyrolysis. Pyrolysis. Hmm.
देखो बच्चे, पायरोलिसिस, पायरो का मतलब था ब्रेकना, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब एल्केन का टूटना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज। बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए बच्चे, अगर कोई एल्केन है, इसको हम खाली गर्म करने कोई कैटलिस्ट ना डालें, तो वो छोटू एल्कीन और एल्केन में टूट जाता है। इसको हम कहते हैं पायरोलिसिस। लेकिन इसमें एक ना एक एल्कीन तो जरूर बनेगा, इस रिएक्शन में एक ना एक एल्कीन तो जरूर बनेगा। सपोज मैं पायरोलिसिस करता हूं हेक्सेन का C6H14, इसको अगर मैं 773 केल्विन पे डालता हूं तो एक किसमें टूट जाता है? सपोज ये क्या कर सकता है बच्चे, C6H12 एल्कीन बना दिया प्लस हाइड्रोजन बना दिया, या 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया, बाकी 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया। एक ना एक एल्कीन जरूर बनाएगा, या अलग अलग तोड़ दे कि 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया, 3 कार्बन 2 एल्कीन बना दिए, एक एल्केन बना दिया। मतलब अगर हम किसी बड़े कंपाउंड को तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, लेकिन छोटे कंपाउंड एल्कीन या एल्केन ही होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। हाँ, छोटे एल्कीन, छोटू एल्कीन प्लस छोटू एल्केन। ठीक है बच्चे, आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखिएगा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर आपके पास एन हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन, ये 6 कार्बन का एल्केन है ना? इसको अगर हमने MO2O3 की प्रेजेंस में या V2O5 की प्रेजेंस में हीट किया एट 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बेंजीन बन गया। ठीक है, ये तो था एन हेक्सेन। अगर ये एन हेप्टेन होता तो क्या होता? अगर ये एन हेप्टेन होता, मतलब 7 कार्बन का एल्केन होता, यहां तो ये 6 कार्बन का था ना, इसको मैंने और ऐसे ड्रॉ करके लिख सकते हैं, और ठीक है, इसे ऐसे ड्रॉ करके लिख सकते हैं। अगर एन हेप्टेन होता ये, शाबाश, तो ये टॉल्यूइन बन जाता। बेंजीन तो बनता बनता, लेकिन ऊपर एक CH3 रह जाता ये वाला।
हाँ बच्चे, तीसरे वाले में दो एल्कीन थे, एक एल्केन था C3H6 एल्कीन, C2H4 भी एल्कीन, और एक एल्केन, ये एल्केन था। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कन्फर्मेशन, अब तो मिट गया। कौन सा वाला लिख रहा था, नीचे वाला ऊपर वाला? सेम रीजन से। नहीं, क्यों? फिर कर रहा हूं, देखिए बच्चे, कन्फर्मेशन। ये सपोज ऐसे समझिए बच्चे, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये दोनों कार्बन बॉन्ड जोड़ के बैठे हुए हैं। एक कार्बन ये वाला है, एक कार्बन ये वाला है, बॉन्ड बना रखा है। इन्होंने क्या बना रखा है? बॉन्ड। ये सपोज उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है। लेकिन हुआ क्या, एक ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था, ये घूम गया। कार्बन कार्बन का जो दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो घूम सकता है, ऐसे ऐसे वो घूम सकता है ना? तो इसके हिसाब से जो स्टेबिलिटी है वो भी चेंज होती है। जैसे हम इसे इथेन, हम ये किसी भी कंपाउंड के साथ समझा जा सकता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इस चीज को दो इथेन के साथ समझा रखा है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है इथेन, तो आप इसे अभी तक ऐसे बनाते थे, है ना? जबकि न्यूमन ने कहा कि आप इसे सामने से देखिए। न्यूमन ने क्या कहा? आप इसे सामने से देखिए। ये न्यूमन, एक बार मैं पढ़ा दे। और एक था सोहॉर्स प्रोजेक्शन। दो दो साइंटिस्टों ने इसको पढ़ा। पहले हम सोहॉर्स समझते हैं। सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स ने कहा कि अगर आप इस कंपाउंड को टेढ़ा देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक कार्बन दिखाई देगा, इसके पीछे टेढ़ा सा ये वाला कार्बन दिखाई देगा। अब तीन हाइड्रोजन दिखाई देंगे। ये तीन क्या होंगे यहां पर? हाइड्रोजन। ये तीन क्या होंगे बच्चे? इसके पास हाइड्रोजन होंगे, हाँ है ना? इसके पास तीन हाइड्रोजन होंगे। अब जो इसके पीछे वाला कार्बन है, अब जो इसके पीछे वाला कार्बन है, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन है, ठीक है? लेकिन अगर ये बॉन्ड रोटेट कर गया, अगर ये बॉन्ड रोटेट कर गया कार्बन कार्बन वाला, तो क्या होगा? कार्बन कार्बन तो वही रहेंगे, लेकिन अभी देखिए, अभी इसके पैरेलल ये वाला था, इसके पैरेलल ये वाला था,
और इसके पैरेलल ये वाला था। सारे हाइड्रोजन आपस में पैरेलल थे। लेकिन अगर ये बॉन्ड 180 डिग्री रोटेट कर गया, बॉन्ड रोटेट कर गया 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन अब पैरेलल थे, अब उल्टे हो जाएंगे, ये ऐसे घूम गए। अब ये दोनों पैरेलल है ना, ये उल्टा घूम गया। अब ये क्या घुमा बच्चे, उल्टा घूम गया। इन दिस केस ये उल्टा हो गया। ये जो हाइड्रोजन यहां था, ये तो यही है, एक उल्टा हो गया। अब ये एंटी पैरेलल होने शुरू हो गए। यहां पर बॉन्ड्स पैरेलल है, यहां पर बॉन्ड्स एंटी पैरेलल है। यहां पर एक हाइड्रोजन यहां था, इसके उल्टा एक यहां चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, जो चीजें पहले पैरेलल थी अब वो एंटी पैरेलल हो गई। इसको कहते हैं, इन दोनों कंपाउंड को कहते हैं कन्फर्मेशंस। ये है सॉर्स की। अगर हम न्यूमन के हिसाब से पढ़ें, न्यूमन कन्फर्मेशन या न्यूमन प्रोजेक्शन कह दीजिए। न्यूमन ने कहा सामने देखो, आपको एक मोटा सा कार्बन दिखाई देगा। ये जो गोला ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पीछे छुपा हुआ ये वाला कार्बन है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन छुपा हुआ है, ये आपको दिखाई ही नहीं देगा। बाकी इसके बॉन्ड इसके बॉन्ड गिवन बॉन्ड्स के पैरेलल भी हो सकते हैं। उन्हें छोटा, पीछे वाले के बॉन्ड को छोटा बना दिया कि पीछे वाले के जो कार्बन के बॉन्ड है वो गिवन बॉन्ड्स के आगे वाले के साथ पैरेलल भी हो सकते हैं या उसके अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर 180 डिग्री ये बॉन्ड रोटेट कर जाए, 180 डिग्री बॉन्ड रोटेट कर जाए तो क्या होगा, आगे वाले के तो ये थे, पीछे वाले के बिल्कुल अपोजिट भी जा सकते हैं। ये जो है ये 180 डिग्री अगर रोटेट कर जाए तो बिल्कुल अपोजिट भी जा सकते हैं। अगर ये बॉन्ड रोटेट कर जाए बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अपोजिट भी जा सकते हैं। ये थी न्यूमन प्रोजेक्शन। पर देखने का नजरिया तो चीज एक ही है। देखने का नजरिया न्यूमन और सौहार्द का अलग अलग है। दोनों बातें एक ही बताई, दोनों ने एक ही बात बताई कि कभी जब ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है ये रोटेट कर सकता है, और जब ये रोटेट करता है तो नए कंपाउंड में, तो एक ही कंपाउंड में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है कि कभी बॉन्ड पैरेलल हो सकते हैं, कभी बॉन्ड एंटी पैरेलल हो सकते हैं। जब बॉन्ड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के तो उसे हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। तब उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, जब बॉन्ड्स पैरेलल होते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है। नहीं बच्चे, ये कंफर्मेशन है, रिएक्शन नहीं है कंफर्मेशन। केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया एल्केन की। कंफर्मेशन ऑफ एल्केन एक अलग टॉपिक है। कंफर्मेशन ऑफ एल्केन एक अलग टॉपिक है। कंफर्मेशन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से अलग तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसके लिए दो साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया, एक सॉहर्स नाम का था, एक न्यूमन नाम का था। बस न्यूमन ने कहा कि सामने की तरफ से देखो कैसा दिखाई देगा, सॉहर्स ने कहा थोड़ा टेढ़ा देखो तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, हो यहां पर कार्य, ये दोनों कंफर्मेशन ही हैं। पहली सॉहर्स कंफर्मेशन, दूसरी न्यूमन कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन ऑफ एल्केन की डेफिनेशन लिखिए पहले। सबसे पहले कंफर्मेशन ऑफ एल्केन हेडिंग डालिए और इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बच्चे, कंफर्मेशन की क्या, नहीं पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद टाइम दूंगा लिखने का। ये लिखिए बच्चे, द कार्बन कार्बन the free rotation of carbon carbon bond, ऐसे लिखा, the free rotation of CC bond, carbon single bond carbon, the free rotation of carbon single bond carbon results in different arrangement of atom in space, result in different arrangement of atoms
in space results in different arrangement of atoms in space which can change into one another. ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है. Which can change into one another. Which can change into one another. And these special arrangements are called conformations. These special arrangements are called conformations या स्लैश में conformers. Conformation स्लैश conformers या rotamers या rotamers. अब ये नोट कीजिए, सीबी एनसीईआरटी में बस इथेन की दे रखी है, कंपटीशन में ब्यूटेन की भी आ जाती है. ये जो है ये केवल इथेन की है सीबीएसई में. कन्फॉर्मर्स CONFORMERS कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स. बच्चे अभी तो एल्केन चल रहा है, फिर एल्कीन है, फिर एल्काइन है, फिर बेंजीन है. अभी तो बड़ा चैप्टर है, अभी तो खाली एल्केन एल्केन ही चल रहा है बस. रोटा ROTA रोटामर MER मर रोटामर. अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है. बच्चे सोहर्स ने कहा आप इस इथेन को टेढ़ा देखिए, तो टेढ़ा देखूंगा तो मुझे एक कार्बन दिखाई देगा, है ना. इसके पीछे एक और कार्बन है, वो भी दिखाई देगा. ठीक है, आगे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन बना दिए. पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बना दिए. पहले मैंने इसके पैरेलल ये बनाया, इसके पैरेलल ये बनाया, इसके पैरेलल ये बनाया. ठीक है, अगर ये बॉन्ड घूम गया 180 डिग्री तो ये जो हाइड्रोजन पहले ये दोनों पैरेलल थे, अब अपोजिट चले गए. ठीक है, अब पहले ये दोनों पैरेलल थे, अब अपोजिट चले गए, एंटी पैरेलल हो गए. पैरेलल नहीं भी है लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई है. दो भाई ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. ये इसको पैरेलल बट दे रहा हूं, उसको क्या दे रहा हूं, एंटी पैरेलल. पैरेलल तो अभी भी है ना. अब ये एंटी एंटी पैरेलल हो गए. तो जब पैरेलल फॉर्म होती, जब बॉन्ड पैरेलल होते हैं उसे एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं. जब बॉन्ड अपोजिट पर एंटी पैरेलल होते हैं तो स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं. अगर आप न्यूमन ने कहा कि ये सामने से देखिए, टेढ़ा ना देख के सामने से देखो. जब आप सामने देखोगे तो आपको केवल आगे वाला कार्बन ही दिखाई देगा, मोटा सा आगे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन दिखाई ही नहीं देगा. अब आगे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, आगे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बना दिए. इसके पीछे वाला कार्बन आपको दिख ही नहीं रहा, उस पे भी 3 हाइड्रोजन है. वो 3 हाइड्रोजन या तो इसके पैरेलल हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं.
नेक्स्ट है बच्चे, हो गया। चलो मैं आपको ब्यूटेन की न्यूमन प्रोजेक्शन और करा देता हूं। पहले इसमें लिखिए बच्चे, स्टेबिलिटी की बात करें, अगर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो स्टैगर्ड फॉर्म है, जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर लेस रिपल्शन होती है। यहां पर एटम दूर दूर चले गए ना, जबकि यहां पर ये दोनों पास पास है। स्टैगर्ड के अंदर लेस रिपल्शन होती है, लेस रिपल्शन, मोर स्टेबल। स्टैगर्ड के अंदर कम रिपल्शन होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। स्टैगर्ड के अंदर क्या होता है, लेस रिपल्शन मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल लेस एनर्जी। एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन इनवर्स होता है, जितनी किसी चीज की स्टेबिलिटी एनर्जी ज्यादा होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर मैं एनर्जी लिखूंगा तो एनर्जी एक्लिप्स की ज्यादा होती है स्टैगर्ड से, और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात लिखूंगा तो स्टैगर्ड की ज्यादा होती है एक्लिप्स से। ये बस कहने की बातें हैं, ऑल दो दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है। ये समझ लो 19-20 का अंतर है, 19-20 का अंतर है। ठीक है, 19-20 का अंतर है। एक्चुअली ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। आप कभी बाजार से एक्लिप्स ला के दिखा दो, मिलेगा ही नहीं। इथेन तो मिलेगा, आप एक्लिप्स इथेन या स्टैगर्ड इथेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। पेपर वो क्वेश्चन पूछता है, वाई एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म कैन नॉट, वाई एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म, eclipsed and staggered form why eclipsed and staggered form लेस रिपल्शन। स्टैगर्ड फॉर्म में एटम दूर दूर होते हैं ना, तो लेस रिपल्शन होती है। जितनी कम रिपल्शन होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी कम एनर्जी होती है। क्या होता है, एक्लिप्स फॉर्म में मोर रिपल्शन होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में तो एटम दूर दूर है, कम रिपेल कर रहे हैं। एक्लिप्स फॉर्म में मोर रिपल्शन होता है, यहां पर दूर दूर है, फार अपार्ट है, लेस रिपल्शन होता है। वाई, क्वेश्चन था बच्चे, वाई एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म,
are non-separable. हाँ हाँ. Why eclipsed and staggered form are non-separable? तो क्या आंसर है बच्चे? एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म नॉन सेपरेबल क्यों है? बताइए. वाई एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म आर नॉन सेपरेबल. लिखिए बच्चे. ऑल्दो. लिखिए बच्चे. ऑल्दो स्टैगर्ड इज मोर. हाँ. तो लिखिए बच्चे. ऑल्दो staggered is more stable than eclipsed, even though, although staggered is more stable than eclipsed, even though there is a small energy difference, even though there is small energy difference between eclipsed and staggered. There is a small energy difference between eclipsed and staggered. There is a small energy difference between eclipsed and staggered. There is a small energy difference between eclipsed and staggered. So they keep changing from one form to another. They keep changing from one form to another, and hence their separation is tough. लिखिए बच्चे. लिखिए बच्चे. Although staggered is more stable than eclipsed, staggered is more stable than eclipsed, even though there is small energy difference, even though there is small energy difference between even though there is small energy difference between even though there is small energy difference between किस किस में बच्चे? even though there is small energy difference between eclipse and staggered form. Even though there is small energy difference between eclipse and staggered form, so they keep changing from one form to another. They keep changing from one form to another. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं. And hence their separation is tough. And hence their separation is tough. Rather than adding alkenes, rather than adding कंफर्मेशन की डेफिनेशन लिखिए बच्चे. The free rotation of carbon-carbon single bond results in spatial arrangement of atoms in free space. Results in spatial arrangement of atoms in free space
result in spatial arrangement of atoms in free space which can be converted into one another, which can be rotated by into one another by which can be converted into one another by rotation of carbon-carbon bond. And these spatial arrangements are called, क्या बच्चे, क्या कह रहे बच्चे, आगे का लिख लिया था, ठीक है। हाँ, अब आता है बच्चे एल्कीन्स। हाँ, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें कंफर्मेशन की जगह आएंगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सब कुछ आएगा दोबारा। ये सारे टॉपिक इतने बड़े हैं, 2 3 3 क्या बच्चे, एक क्वेश्चन लिखो पहले, एल्कीन हेड डालो, इसका फॉर्मूला होता है 1 2 लाइन लिखवाऊंगा इसके बारे में बस। CnH2n-2 एग्जाम्पल, मतलब CnH2 मतलब इसमें हाइड्रोजन जस्ट डबल होते हैं, C4H8 C3H6, ठीक है। एल्केन को क्या कहते थे बच्चे, और पैराफिन। एल्केन्स का दूसरा नाम क्या था बच्चे, पैराफिन। एल्कीन का दूसरा नाम होता है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है तेल, ऑयल फॉर्मिंग। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इथीन है वो, बिकॉज इथीन ऑन reaction with water form oily liquid. This is because ethene on reaction with chlorine forms oily liquid. That's all. अब इसमें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। I am ending the meeting now.